Good morning, students. Today we are going to find an expression for electric potential due to the presence of a dipole. Okay, so this will be your lecture number 17. So this is the continuation of the lecture on electrostatics. Okay, so यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं जो कि पोटेंशियल का होगा और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायपोल. तो डायपोल हमें पता है डायपोल क्या होता है. डायपोल एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होता है जिसमें टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होता है. ठीक है, तो एक प्लस क्यू अगर होगा तो माइनस क्यू और एक चार्ज होगा सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. वैसे ये सारा चीज हमने डायपोल के बारे में चैप्टर 1 पे टोटल डिस्कशन कर चुका हूं मैं. ठीक है, और इनका एक सेपरेशन होता है जो कि बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होता है. डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस जो होगा वो एक स्मॉल डिस्टेंस होगा. उसको हमने ट्वाइस ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, तो ये डायपोल के लिए हमने चैप्टर 1 पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ था. और हमने वहां पे डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कोई भी आर्बिटरी पॉइंट के लिए डेरिवेशन किया नहीं था. आर्बिटरी पॉइंट के लिए डेरिवेशन का मतलब सिलेबस में है नहीं हमारे जो बोर्ड है, इसलिए. बट एंट्रेंस के लिए तुम्हें चाहिए होगा. यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ ना वो आर्बिटरी पॉइंट के लिए करने वाला हूँ. फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि चैप्टर 1 में जो था, चैप्टर 1 में मैंने क्या किया था कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने निकाला. बट वो जो पॉइंट लिया मैंने एक एक्सियल पॉइंट लिया और दूसरा लिया इक्वेटोरियल पॉइंट. तो ये दोनों पॉइंट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डायपोल. ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि डायपोल के लिए जो आर्बिटरी कोई भी पॉइंट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाला. तो ये एंट्रेंस के लिए वैसे चाहिए, मैं बाद में एक बार निकाल दूंगा. ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसका तो कंटिन्यूशन कर रहा हूँ है ना. तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ करने वाला हूँ वो है कि डायपोल के लिए मेरे पास अगर एक डायपोल है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए मैं पोटेंशियल निकालने वाला हूँ और पॉइंट जो होगा ना वो एक्सियल और इक्वेटोरियल में इस केस में कंसिडर करने वाला हूँ नहीं. तो मैं इन जनरल एक कोई भी पॉइंट ले लूंगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला हूं. पहली बात. दूसरी बात, जब मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जब मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डायपोल के लिए कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में मैं देखूंगा कि कुछ चीजें चेंज करने से क्या पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा पैरामीटर क्या आता है जिसको चेंज करने से पॉइंट मतलब वहां पे चला जाएगा एक्सिस में, अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, एक्सियल वाला पॉइंट हो जाएगा. या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने में जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला हो जाएगा. ठीक है, तो पहले हम इन जनरल पॉइंट लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे कि वो दोनों केसेस स्पेशल केस में आ जाएगा. वैसे मैंने डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट जो है उसमें पोटेंशियल जीरो होता है क्योंकि मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ डिस्कस करना था. सो मैंने प्रीवियस लेक्चर पे ये बता दिया था, है ना. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं किसके लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायपोल के लिए. तो ये स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन होगा. कुछ मतलब कुछ चीज हम अप्रोक्सीमेटली कुछ चीजों को लेंगे. मतलब यहाँ पे कुछ एजम्पशन होगा कि देख लेते हैं. मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एनसीईआरटी से करोगे तब भी देख लोगे कि वहां पे कुछ अप्रोक्सीमेशन है. मैं एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन जो है यहाँ पे फॉलो कर नहीं रहा, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ. तो वो एनसीईआरटी वाला भी तुम फॉलो कर सकते हो, बट यहाँ पे भी मुझे अप्रोक्सीमेशन कुछ है करना पड़ेगा. या फिर एनसीईआरटी वालों को फॉलो करोगे तो वहां पे भी देखना कि उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन कुछ किया हुआ है. ठीक है, तो क्या किया मैं वो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो पता चल जाएगा. तो देखो पॉइंट मुझे चाहिए इन दोनों इस सिस्टम के लिए, मतलब इन दोनों चार्जेस के लिए मुझे पोटेंशियल निकालना, तो पॉइंट मुझे चाहिए. और मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट एक्सिस में भी नहीं है, इक्वेटोरियल पॉइंट भी नहीं है. तो कोई एक आर्बिटरी पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पे कहीं, मान लो यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट. ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया. तो इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है तो इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, और इस चार्ज से जो डिस्टेंस है ये R1 हो गया तुम्हारा, ये R2 हो गया. ठीक है, R1 क्या है कि माइनस क्यू चार्ज से ये जो P पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, तो इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है R1
और प्लस क्यू चार्ज से तुम्हारा इस पॉइंट का डिस्टेंस है R2। हमें ये पता ही है पहले से कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है इतना हम 2a कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 2a ये हो गया, ये सेंटर हो गया तुम्हारा। तो सेंटर से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके ये वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो देखो पहले बात तुम समझ लो कि यहाँ पे जो R1 है और R2 है वो हमने कंसीडर किया हुआ है कि R1 और R2 जो है कि प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू से वो पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। और प्रीवियसली भी चैप्टर 1 में जब हमने किया था तुम्हें याद होगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट में भी मैंने सेंटर से लेके पॉइंट का डिस्टेंस r रखा था, या फिर एक्सिस में जो पॉइंट था वो भी सेंटर से लेके एक्सिस तक पॉइंट का डिस्टेंस मैंने r रखा हुआ था। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने निकाला था डायपोल के लिए, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अकॉर्डिंगली a हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा। तो देखो इसको ना, अगर मैं इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा कि पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, देख लो तुम यहाँ पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 Q/r, अगर Q सोर्स चार्ज है और पॉइंट r डिस्टेंस पे है तो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, माइनस के लिए डायरेक्ट माइनस दे दूंगा तो -Q/4πε0, ये हो गया तुम्हारे पास R1, ठीक है। और V प्लस क्यू कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू है, डिस्टेंस है R2, तो ये Q प्लस 4πε0 R2, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना था, तुम्हें इस सिस्टम के लिए इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना था, है ना। तो इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकालना था, अगर पोटेंशियल निकालना था तो तुम क्या करोगे यार, टोटल पोटेंशियल कितना होगा। टोटल पोटेंशियल मान लो मैं VT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो होगा V प्लस क्यू प्लस V ऑफ माइनस क्यू, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, इस डायग्राम को मैं रब नहीं करूंगा तो इसको मैं रब कर दूं। देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो Q/4πε0 कॉमन होगा, है ना। और 1/R1 माइनस 1/R2 होगा, समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये तुम्हारा हो जाएगा Q/4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। तो क्या ये हमारा एक्सप्रेशन है, अब तो निकल गया क्या, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन, एक्चुअली हमें जो करना है डायपोल के लिए करना है। तुम्हें याद होगा जब हम डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे तो दोनों केस में हमारे पास P जो डायपोल मोमेंट है वो आ गया था, तो यहाँ पे भी इसको आना है। और बाय द वे ये जो गिवन क्वांटिटीज है जैसे कि ट्वाइस ए है, या फिर इतना डिस्टेंस ए है, या फिर इस पॉइंट से सेंटर से लेके इस पॉइंट की दूरी r है, तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन आना चाहिए, ना कि जो तुमने एज्यूम किया है R1 और R2 डिस्टेंस जो तुमने एज्यूम किया है उसके रेस्पेक्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं एक नंबरिंग कर देता हूं, मतलब मुझे R1 और R2 जो है इन दोनों का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको ना मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और यहां से लेके एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तुम्हें, यहां से लेके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और यहां से लेके एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो पहले नाम दे देता हूं, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स का। ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये P है, ये C और ये D है, मान लो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहां से इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है और एक्सटेंडेड पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब AC परपेंडिकुलर टू OC एक्सटेंडेड, है ना। ऐसे जियोमेट्री में तुम लिखते हो। और जो BD है परपेंडिकुलर टू PO, ठीक है। अब समझो बात को कि इस पॉइंट से जो मेरा ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं पोजीशन वेक्टर अगर लिखूं तो ये
ऐसे डायरेक्शन होगा इस पॉइंट से लेके यहाँ पे, क्या है वो आर वेक्टर है, जो कि आर मैंने मैग्नीट्यूड आर लिखा है ना। ये वेक्टर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, मुझे डाइपोल मोमेंट लाना है, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का, है ना। तो देख लो माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन हो गया तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट का, और इस पॉइंट से लेके यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास जो डायरेक्शन वो है पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। तो बार बार ये नहीं लिख रहा, मैं इसको मिटा दूं, आर वेक्टर लिख दूं, तो यहाँ पे आर वेक्टर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल हो रहा है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं थीटा, ठीक है। तो थीटा अगर है ये, तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, समझ लो तुम, आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, है ना। थीटा क्या है, किसके बीच में एंगल है, थीटा है कि पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल, क्लियर है। ये हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमें R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, फिर इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। तो R1 और R2 का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, ऐसे कुछ डायग्राम को एक्सटेंड किया, ठीक है। इतना डिस्टेंस कितना है, A है, इतना ये भी A है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये है कि हम ऐसे मानते हैं यहाँ पे कि PA जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC है। PA ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा, देखो पहली बात PA क्या PO का PA और PO सेम है, तो नहीं है। क्या PO PA से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, मतलब PA का इक्वल अगर लेंथ होना चाहिए तो इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। बट आगे, बहुत आगे तुम बढ़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, इसको मैं ऐसे तो नहीं किया, ऐसे तो नहीं किया, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा नहीं, है ना। इसको तो मैंने परपेंडिकुलरली यहाँ पे ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। इतना डिस्टेंस तुम्हारे पास A है। मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम नहीं है, ये डिस्टेंस इससे बड़ा है, PA इज ग्रेटर देन PO, तो मैं PA का सेम लेंथ कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा कहीं पे, थोड़ा और बढ़ाओ। तो मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली अगर तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे ना, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस प्रॉब्लम में मुझे कुछ अप्रोक्सीमेशन चाहिए होगा, और मैंने ये भी कहा कि एनसीईआरटी को तुम फॉलो करोगे तो वो लोग भी डिफरेंट वे से कर रहे हैं जियोमेट्री यूज करके, बट वहां पे भी उन लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, विदाउट एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन इसको तुम कर नहीं सकते। अब देखो PA जो है वो है R1, और PC जो है PC को मैं ऐसे लिख सकता हूं PO प्लस OC, देख लो तुम, PC जो है वो है PO प्लस OC, है ना। अब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, R1 इक्वल टू PO क्या है, PO इतना, ये तो R है, इसका मैग्नीट्यूड तो R है, प्लस OC, ठीक है। अब OC जो है वो ये है, अब OC तुम्हें निकालना है। अब देखो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ACO या AOC ऐसे कहो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल राइट एंगल है, और ये एंगल थीटा है। अगर इस एंगल में मैं तुमसे पूछूं कि cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे देख लो, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC cos थीटा कितना होगा, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा होगा तुम्हारे पास, cos थीटा होगा तुम्हारे पास OC बाई OA, है ना। तो दैट इंप्लाइज OC कितना होगा, OA cos थीटा। इस डायग्राम को मैं रब नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा तो ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा, तुम समझ लो। OC जो है तुम्हारे पास OA मतलब कितना हो गया, ये टोटल ट्वाइस है, OA मतलब A हो गया, है ना, स्मॉल a, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, मतलब OC का जो वैल्यू होगा OA cos थीटा, मतलब OC का जो वैल्यू होगा R प्लस OA का मतलब है A, है ना, OA इतना डिस्टेंस है, टोटल ट्वाइस है, इतना A होगा, और साथ में cos थीटा, क्लियर है। तो इस हिसाब से R1 का जो वैल्यू है वो मुझे मिल चुका है, R1 का जो वैल्यू है ये है। सिमिलरली तुम R2 निकाल पाओगे,
R2 के लिए क्या करोगे? R2 के लिए मुझे करना क्या है? R2 के लिए देखो, मैं ये कह सकता हूं कि PV जो है, PV इतना इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PD। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इसको रब कर दूं। R1 का वैल्यू याद रखना, R1 का वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा। R1 का जो वैल्यू है वो है R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। आई होप कि डायग्राम तुम ड्रॉ कर चुके हो, या फिर पॉज करके ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पीवी जो है, पीवी जो है वो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या? पीडी। अब तुम समझ गए कैसे करना है इसको। पीवी का वैल्यू क्या हो गया? R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? PO, देखो PO माइनस OD करूंगा तो PD हो जाएगा। PO से OD माइनस करना है, टोटल इतना, और इससे इतना माइनस करना है तो फिर इतना मिलेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? PO माइनस OD, है ना। तो R2 तुम्हारे पास हो गया, PO मतलब कितना हो गया? PO मतलब R माइनस OD। OD ऐसे निकालना पड़ेगा, मतलब तुम्हें ये वाला ट्रायंगल DOB, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। फिर cos थीटा तुम देखो कितना होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ये सिमिलरली होगा, तुम समझ रहे हो आई होप। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल तुम लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? DOB या फिर BOD। BOD cos थीटा कितना होगा इस केस में? इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा देख लो। cos थीटा होगा, ये तुम्हारे पास है थीटा, और ये वाला एंगल राइट एंगल है ना। तो तुम समझ रहे हो, इतना जियोमेट्री तुम्हें आता है। तो ये होगा OD डिवाइड बाय OB। तो OD कितना हो गया तुम्हारे पास? OB cos थीटा। OB मतलब A है, तो A cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे हो गया R माइनस A cos थीटा, है ना। अब तो हो गया, अब तुम खुद से कर सकते हो। अब क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1, विल बी गेटिंग द आंसर डेफिनेटली, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। अब तो पुट करने से आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। एक डायपोल था मेरे पास, और मुझे इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकालना था। तो मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट चाहिए होगा। तो पॉइंट मैंने कहा कि आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट है। जब पॉइंट को मैंने डिफाइन किया कि यहाँ पे है, तो मैंने पॉइंट को माइनस क्यू चार्ज से भी डिफाइन किया कि R1 डिस्टेंस पे है, और प्लस क्यू चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है। ये दोनों डिस्टेंसेस मैंने कंसीडर किया हुआ। डायपोल का लेंथ जो है वो मुझे गिवन था, और सेंटर से लेके पॉइंट का डिस्टेंस जो है R है, ठीक है। फिर हमने देखा कि और एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है, जो कि है, जब मैंने P का डायरेक्शन दिया तो P का डायरेक्शन इस साइड में है, और डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा पोजीशन जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे एक एंगल हो रहा है, जो मैंने कहा था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड R, मतलब डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। तो आगे जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो देखेंगे कि थीटा के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो रहा है ये। तो चलो कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू R माइनस ए cos थीटा है। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो कितना होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू प्लस है, इसका वैल्यू माइनस था, तो 1 बाई R माइनस ए cos थीटा माइनस 1 बाई R प्लस ए cos थीटा, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लो तुम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा देखो, R प्लस ए cos थीटा इंटू R माइनस ए cos थीटा, मतलब A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको तुमने ड्रॉ कर लिया है ना, तो मैं रब कर दूंगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। नहीं, यहां से कर देता हूं, रब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और कुछ पॉइंट्स भी बताना है इस फिगर से। इसको रब नहीं करने वाला हूं। अब यहाँ पे देखो R माइनस ए cos थीटा तो चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे R प्लस ए cos थीटा, फिर माइनस साइन है तो माइनस ये वाला क्वांटिटी आएगा, माइनस R, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस साइन है ना, ए cos थीटा। इतना तुम खुद कर सकते हो, ये फिजिक्स है नहीं वैसे। R R कैंसिल हो गया,
तो नेक्स्ट स्टेप इसका लिख रहा हूं यहां पे, तो Q बाई 4πε0, यहाँ पे a cos थीटा प्लस a cos थीटा, मतलब तुम्हारे पास हो गया ट्वाइस a cos थीटा डिवाइडेड बाई हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ट्वाइस a इंटू क्यू, मतलब ट्वाइस a मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, मतलब p वैसे भी आना था तो p आ गया, p साथ में है cos थीटा, है ना, और नीचे है 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो पहले बात मैं बता देता हूं कि दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से बहुत कुछ करना है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला चीज जो है रब नहीं किया। तो चलो आगे देखते हैं। आगे सिंपल वाला केस ले लेते हैं कि अगर r डिस्टेंस जो है ना, इफ r इज ग्रेटर देन a, सो मैं ऐसे कह सकता हूँ r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल, वो हो जाएगा p cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर, है ना। ये हमने वहां पे किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, एक्सियल में भी किया हुआ है और इक्वेटोरियल पॉइंट में भी ये वाला चीज किया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये होगा। तो इससे और एक चीज पता चल रहा है हमें कि देखो अगर पॉइंट चार्ज होता तो इसको रख कर दूं, अगर पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज के लिए v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r होता है ना, बट इस केस में v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर होगा, डाइपोल के लिए 1 बाई r स्क्वायर होगा। तो ये भी याद रखना है तुम्हें, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है थीटा, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब मेरे पास अगर देखो, मेरे पास अगर a डॉट b है ना, तो इसका आंसर होता है ए बी cos थीटा। क्लियर है? अगर मेरे पास ऐसा होता a डॉट b जो होता है ना, मान लो मेरे पास b यूनिट वेक्टर हो जाता, तो आंसर क्या होता? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b यूनिट वेक्टर 1 होगा तो साथ में cos थीटा, मतलब a डॉट यूनिट वेक्टर लिखोगे तो a cos थीटा आंसर होगा। इसका मतलब p cos थीटा यहाँ पे है, तो इसके साथ में यूनिट वेक्टर होगा, वो किसका होगा? जिसके साथ इसका एंगल हो रहा है उसी का होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे। क्लियर है ना? a डॉट b कैप लिखा मैंने, पहले मैंने लिखा जो हमें पता है कि a डॉट b ab cos थीटा होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू एंगल बिटवीन a एंड b। फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, b मतलब यूनिट वेक्टर पकड़ा मैंने यहाँ पे, और एंगल बिटवीन व्हाट? a एंड b। तो यहाँ पे थीटा तो किस का एंगल है? पोजीशन वेक्टर और p का, बट यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कोई वैल्यू है नहीं, मतलब हमें r कैप पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, मतलब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, therefore vt इक्वल टू p डॉट r कैप, है ना, बाई 4πε0 r स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन है उस केस के लिए, r इज ग्रेटर देन a। क्लियर है? अब बात आती है कि अगर ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन है और अगर मेरे पास पॉइंट ये हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो इसको मैं इस केस के लिए ऐसे लिखने वाला हूं, p cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर। इससे एनालिसिस करने वाला हूं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से, इससे नहीं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि टोटल पोटेंशियल डायपोल के लिए 0 होगा, ये हमें पता है, कैसे करना है वो भी पता है, बट ये तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है। तो क्या इससे आ रहा है? क्या वो वाला चीज इससे आ रहा है? देख लेते हैं, चलो। मतलब पॉइंट कहां पे है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो देखो पॉइंट यहां पे था तो एंगल थीटा था,
पॉइंट यहाँ पे लेके आए हो तो थीटा से थोड़ा सा बढ़ गया है, पॉइंट यहाँ पे लेके आए हो और एंगल बढ़ गया है, पॉइंट एकदम यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट पे इक्वेटोरियल, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना। तो cos 90 डिग्री कितना होता है समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से अगर तुमने देखो ये जनरल एक्सप्रेशन है तो इससे पता चल रहा है कि अगर मेरे पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है और पी को तुमने यहाँ पे लेके आए हो पी को, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर ये हो गया आर और माइनस टू प्लस ये हो गया तुम्हारे पास पी और इन दोनों का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो उस हिसाब से तो ये जो होगा VT 0 होगा, क्यों, क्योंकि थीटा इज पाई बाई 2, बस खत्म, है ना। बट अगर इसका एक्सप्रेशन मुझे कह रहा है एग्जाम में 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है कि डिराइव करो, तब तो हम वैसे ही करेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, दिखा देंगे 0, ठीक है। और कह रहा है कि इससे कंसीक्वेंसेस, इसका जो कंसीक्वेंसेस होता है उसको दिखाओ, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि थीटा इज पाई बाई 2, है ना। चलो नेक्स्ट अगर मेरे पास पॉइंट एक्सिस में है तो एक्सियल पॉइंट के लिए करना है मुझे, एक्सियल पॉइंट के लिए। तो चलो पॉइंट तो यहाँ पे होगा नहीं, पॉइंट तो यहाँ पे होगा नहीं, मेरे पास माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये हो गया मेरे पास पी, है ना। डायपोल पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट मान लो यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, क्लियर है। कितना दूरी पे है, सेंटर से लेके आर डिस्टेंस पे है, वो तो पकड़ा हुआ है मैंने आर। अब देखो अगर यहाँ पे है तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी इस साइड पे है और पी भी इस साइड पे, मतलब थीटा जो होगा 0 होगा, तो इस हिसाब से v जो होगा वो होगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। Another question arises, is this the final expression? Then the answer is no, this is not the final expression. क्या एक्सियल पॉइंट के लिए टोटल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये होगा? नॉट नेसेसरी ये होगा, क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट मैंने यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस r हो गया मेरा, तब तो p इस साइड पे और r इस साइड पे, तो एंगल हो गया पाई, पाई होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, cos पाई कट माइनस माइनस होगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्लियर है। देखो ये वाला चीज जो है मैं इसका कंसिक्वेंसेस के हिसाब से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अगर एग्जाम में तुम्हें पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डायपोल व्हेयर द पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, तब तो तुम्हें एक्सप्रेशन मतलब ऐसे सारा पकड़ना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, इन डिटेल सारा कुछ करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें मान लो तुमने माइनस क्यू यहाँ पे लिखा, प्लस क्यू लिखा, ये तुमने ट्वाइस से पकड़ा, फिर ये मिड पॉइंट है और पॉइंट तुमने यहाँ पे लिया, ये वाला डिस्टेंस तुमने आर कहा, फिर कहा इस चार्ज से इसका डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास आर प्लस ए, क्योंकि ये वाला ए होगा और इसका डिस्टेंस हो गया आर माइनस, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने किया था। फिर इसके लिए पोटेंशियल निकालोगे, इसके लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, फिर इस प्लस क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर जाके तुम्हें उस साइड पे लिया ना तो 0 डिग्री मतलब प्लस वाला आंसर आएगा, ठीक है। फिर इस साइड पे लोगे तो माइनस वाला आंसर आएगा, क्लियर है। बट मैं तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल डेरिवेशन तुम्हें करना है, ठीक है। आई होप कि तुम समझ चुके हो कि कैसे करना है, और ना भी समझे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया हुआ है, वहां पे डायरेक्शन था, यहाँ पे डायरेक्शन होगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, पोटेंशियल है ना, तो इसका डेरिवेशन तुम्हें खुद करना है, कर देना। बट मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो एक्स अलोंग द एक्सिस अगर पॉइंट हो तो ऐसा हो सकता है कि v का वैल्यू ये भी हो सकता है, या फिर v का वैल्यू हो सकता है p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि v इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। तो वो तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि थीटा 0 है और पाई है, ठीक है, थीटा 0 है कि पाई है, थीटा 0 है और पाई है, इसके ऊपर इसका वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैंने ये जो एक्सप्रेशन निकाला, इससे मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट को कैसे तुम्हें मिल जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास पॉइंट एक्सिस में है फिर भी थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा,
कि 0 डिग्री है या पाई है। इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो 90 डिग्री होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर मैंने तुम्हें कहा कि इसका एक्सप्रेशन तुम्हें अगर डिराइव करना है तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो किसी भी एक साइड पे लेके कर लेना, आंसर करेक्ट होगा। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछ रहा है ना तो तुम्हें दोनों साइड क्या करने का जरूरत नहीं, मतलब तुम एक बार प्लस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पर ये एक्सप्रेशन निकालोगे, फिर उस साइड पे पकड़ के ऐसे नहीं निकालना है, तुम्हें एक बार ये निकाल लेना और वही आंसर बता देना, ठीक है। और नोट करके तुम लिख देना कि एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, उस साइड पे होगा तो माइनस होगा, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू प्लस माइनस होता है। दोनों के लिए बार बार एक्सप्रेशन डिराइव करने की जरूरत है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बात कर रहा हूं, ठीक है। एक ही साइड में लेके कर लेना। पॉजिटिव आ रहा है, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि इसका आंसर पॉजिटिव फाइनल आंसर है नहीं, या फिर नेगेटिव फाइनल आंसर है नहीं, क्योंकि ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। उस साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा, इस साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा। तो एग्जाम में पूछ रहा है तो तुम किसी एक साइड में लेके करना है तुम्हें, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? चलो, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इसको तुम्हें पूरा डिटेल्स में सॉल्व करना है। और एक्सप्रेशन तो तुम्हें पता ही क्या होगा, प्लस या माइनस होगा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा डायपोल वाला कहानी खत्म होता है कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, तो मैंने पूरा एनालिसिस करके दे दिया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फिर से पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में ड्राइव करने वाला हूं, तो हेडिंग ये नहीं होगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मैंने पहले बता दिया था फर्स्ट लेक्चर का पोटेंशियल का जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो है, वहां पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का टोटली डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लो। अगर मेरे पास एक चार्ज है, मान लो Q1, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे है Q2, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो R है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैं यूज से लिख रहा हूं, मान लो, तो क्या होगा एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। क्लियर है? तो यहाँ पे दो चार्जेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, ये दो, एक चार्ज और ये एक चार्ज, दो चार्जेस है, इसका एक्सप्रेशन इतना होता है। क्लियर? इससे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम भी किए हुए हैं, तो आई होप कि ये क्लियर है तुम्हें, ठीक है। तो अब जो हम कर रहे हैं ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत लंबा सा हेडिंग हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन किसके लिए, दो चार्ज के लिए। अगर दो चार्ज के लिए होता, अभी मैंने बताया कि अगर दो चार्ज के लिए होता तो क्या होगा, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज होता और डिस्टेंस R होता, तो मैंने बता दिया क्या होगा। बट यहाँ पे और एक चीज एडेड है, ये वाला चीज, कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उस फील्ड के अंदर दो चार्जेस है। क्लियर है ना? तो फील्ड प्रेजेंस है और फील्ड का नेचर क्या है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है नहीं, ठीक है। तो देखो, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं ना, इसका मीनिंग तुम समझो, मतलब यहाँ पे एक वर्चुअली, ये मैंने बहुत बार बताया, यहाँ पे वर्चुअली तुम ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिससे लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है ना। मतलब यहाँ पे सिस्टम ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाइड है, इसका मतलब कोई एक चार्ज होता होगा। क्लियर है ना? अगर कोई एक चार्ज है, ये वर्चुअल चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन है, टू चार्जेस है, तो मान लो Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है कहां पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर ये एक चार्ज है, अगर ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज से कोई भी डिस्टेंस अगर R ले दो और ये एक पॉइंट होगा, तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा, है ना? क्लियर है? तो देखो, इसको समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं।
ये हेडिंग तुमने लिख लिया, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है और तुम्हारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 है, ठीक है। और Q1 जो है मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से R1 डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। और Q2 जो है ये पोजीशन वेक्टर है ऐसे लिख रहा हूं, और ये है R2 डिस्टेंस दूरी। और Q1 और Q2 जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है। क्लियर है? अब बात को समझो कि मतलब मैंने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया उसको ऐसे कंसीडर कर लिया कि ओरिजिन पे है, मतलब कोई चार्ज ओरिजिन पे है, कोई वर्चुअल चार्ज ओरिजिन पे है जिसके लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वहां से ये वाला चार्ज R1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये वाला चार्ज R2 डिस्टेंस पे है। क्या यहाँ पे कोई चार्ज ऐसे मतलब लिखा हुआ है? तो एक्चुअल सिचुएशन में ऐसे कुछ लिखा हुआ है नहीं, वो तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि वर्चुअल एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे ही तो लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है और उसका ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्जेस है। क्लियर है? तो अब तुम्हें पूछ रहा है, वो हेडिंग जो था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही निकालना था। हेडिंग था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये दो चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से, इन चार्जेस को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है और इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा? तो पहले तुम समझो, अगर यहाँ पे वर्चुअल चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। मान लो मैं इसको V लिख रहा हूं और R1 डिस्टेंस पे है, तो ये V R1 होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे। बट मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एनर्जी, तो ये वाला चार्ज है ना, तो Q1 होगा इनटू पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, Q इंटू V। तो Q क्या होता है? वहां पे टेस्ट चार्ज होता है, और V क्या होता है? सोर्स चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है। क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ पे ये क्यों दिया? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना, तो R1 डिस्टेंस पे है इसलिए ऐसे दिया। तो मैं निकालना क्या चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो मैंने ये लिखा, पहली बात तो ये लिखा, तो क्या यही टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम के लिए? तो तुम कहोगे कि सर फिर तो ये वाला चार्ज भी है, इसको भी कंसीडर करना है, तो ऑब्वियसली करेंगे। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी 1 पोटेंशियल एनर्जी 2, इसको कैसे लिखेंगे? इस जो वर्चुअल चार्ज है जिसके लिए फील्ड यूनिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और ये इस यूनिफॉर्म फील्ड में ये दोनों है, इसके लिए यहाँ पे भी एक पोटेंशियल होगा, बट वो तो R2 डिस्टेंस पे होगा, उसके साथ एनर्जी हो मुझे लिखना है तो इंटू Q2 करना है। क्लियर है? फिर से इसके लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने कहा कि V R1 है, तो इंटू Q1 होगा पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पे कहा कि V R2 है, तो इंटू Q2 होगा वो पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दिस प्लस दिस आंसर होगा क्या? अब जो पोटेंशियल है उसका आंसर दिस प्लस दिस होगा। मतलब मुझे हेडिंग तो वही था ना, पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक्सप्रेशन मतलब अब क्या मैं ये लिख दूं कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। तो ये लिखोगे तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों चार्जेस के लिए भी तो एक पोटेंशियल होगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने यही बताया, बैक करके देख लो। तो मतलब और एक पोटेंशियल एनर्जी है जो मैं पोटेंशियल एनर्जी 3 लिखूंगा, वो क्या होगा? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। क्लियर है? अब क्या है, अब जो मेरे पास हेडिंग था वो था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू चार्जेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू चार्जेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या होगा? टोटल क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो V R1 Q1 प्लस V R2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, इसको याद रखना है। देखो अगर तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं तो ये वाला टर्म ये तुमने लिख लिया ना, ये तुमने लिख लिया। तो देखो अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं तो तुम्हारे पास ये वाला टर्म आता ही नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा, बस खत्म। समझ रहे हो ना, ये वाला टर्म तो आएगा ही नहीं, ये पोटेंशियल रहेगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कोई वर्चुअल सोर्स चार्ज है ही नहीं। क्लियर है? तो आई होप तुम समझ रहे हो। तो ये जो हेडिंग था, ये छोटा सा एक प्रॉब्लम था, बस तुम्हें ये समझना है कि ये इन एब्सेंस ऑफ फील्ड इन दोनों को लिए पोटेंशियल ये होगा, अगर इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड है तो तुम्हें पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हारे किताब में ही एक न्यूमेरिकल होगा, सॉल्व एग्जांपल, वो है 2.5। तो ये इसको तुम्हें करना है, मैं बता रहा हूं कि क्या है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में ना तुम्हें दो चार्जेस गिवन है, ठीक है, और दो चार्जेस का कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से गिवन है। तुम अगर किताब देख रहे हो तो देख लेना कि ऐसा है, -9 सेंटीमीटर 0 0 पे एक चार्ज है, और एक चार्ज है 9 सेंटीमीटर 0 0 पे। ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड है नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो कि एक्स एक्सिस के बात हो रहा है। पहली बात तो एक्स एक्सिस के बात ही हो रहा है, ठीक है। तुम अगर ऐसे ड्रॉ भी कर रहे हो तो एक चार्ज यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पे और एक चार्ज है ना, Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है। देखो चार्जेस का वैल्यू तुम्हें दिया गया है, किताब में तुम्हें मिल रहा है, मैं बस बता रहा हूँ, ये होमवर्क है, तुम्हें करना है। तो पहली बात कि यहाँ पे कोई फील्ड है नहीं, यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई फील्ड है नहीं, तो तुम्हें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फील्ड अगर होगा नहीं तो कितना होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब R कितना होगा, -9 है +9 है, क्या 0 हो जाएगा? देखो माइनस, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम्हें R डिस्टेंस लेना, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, इतना -9 इतना +9, टोटल डिस्टेंस माइनस प्लस को छोड़ो, इतना डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो 18 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 18 लिखोगे। ये दोनों वैल्यू तुम्हें गिवन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10⁹, है ना। तो ये तुम कर दोगे। नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे जो चार्ज, सॉरी ये रफ कर दिया मैंने, यहाँ पे जो Q1 चार्ज था और यहाँ पे Q2 चार्ज था, अगर देखो यहाँ पे तुम्हें एक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से एक आंसर तुम्हें मिल गया, यहाँ आंसर तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, तुमसे पूछ रहा है कि देखो अगर इस चार्ज को तुमने यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया, यहाँ से लेके अगर इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया, तो तुम्हारा जो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, वो कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया, इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब देखो ऐसा होगा ना, V2 - V1 इंटू Q, समझ रहे हो ना। मान लो इसको तुमने टेस्ट चार्ज पकड़ लिया, इसको तुमने सोर्स चार्ज पकड़ लिया, तो पहले यहां पे था, तो पहला पोटेंशियल इस जगह के लिए होगा, तो दूसरा पोटेंशियल ये वाला चार्ज चला गया इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी के लिए तो पोटेंशियल 0 होता है, हमें पता है। तो -V1 × Q, -V1 इसको सोर्स चार्ज पकड़ा था, तो पहले यहाँ पे था, तो क्या होगा, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, यहाँ पे था, ये डिस्टेंस 18 है, इनटू ये वाला टेस्ट चार्ज Q2, है ना। मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा उसी का नेगेटिव आंसर ये होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से बता रहा हूं, पहले तो बोलो कि ये वाला चीज तुम्हें समझ में आ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन, एकदम पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बस इतना डिस्टेंस तुम्हें देना, 9 9 18 हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर करना है, कुछ आंसर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चार्ज को तुमने इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया, इस चार्ज को इन्फिनिटी में, ये चार्ज जब इन्फिनिटी में नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, इतना, तो ये पहला पोटेंशियल एनर्जी था। अब इस चार्ज को जब तुमने इन्फिनिटी में पहुंचा दिया तब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि ये जो R होगा वो तो इन्फिनिटी लिखोगे, है ना, R होगा वो इन्फिनिटी लिखोगे, क्लियर है ना। तो फिर वर्क डन कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, तो ये 0 हो गया, माइनस ये तो यही है, इसी का नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर है।
देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो, अगर इसको सोर्स चार्ज पकड़े हो तो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया और साथ में टेस्ट चार्ज इनटू हो गया, मतलब V Q2, ठीक है। तो आई होप कि तुम समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। इंफिनिटी में अगर ले रहे हो तो पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पे तुम्हें एक आंसर मिल गया। अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन है इसी का, वहां पे तुम्हें कह रहा है कि अब ना ये दोनों चार्जेस ना, जो दोनों चार्जेस गिवन है, जो दोनों चार्जेस ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम देके गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे, कह रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है A/r², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें अब गिवन है और ए का जो है ना, ए का जो वैल्यू है वो गिवन है, किताब में देख लेना, ए इज गिवन टू यू। अब r², अब बात को समझो। अब कह रहा है कि अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी, अब इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब तो थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू चार्जेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चार्जेस है अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो कि इतना है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था याद है ना, Q1 इंटू V1R1 प्लस Q2 इंटू V1 ना लिखे चलोगे VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। देखो ये वाला चीज तो पहले क्वेश्चन में ही तुमने निकाल लिया, पहले वाला क्वेश्चन में, मतलब V जो है तुम्हें निकालना पड़ेगा, V जो है तुम्हें निकालना है यहाँ पे भी, तो पहले V निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें पता है कि वी नो दैट E इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है। तो यहाँ से dV इक्वल टू हो गया माइनस E dr, तो तुम्हें पोटेंशियल निकालना है 0 टू V माइनस इंटीग्रेशन E क्या है A/r² dr 0 टू R। मैं 0 टू R क्यों लिमिट ले रहा हूं बता दूंगा अभी। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो है ये तो माइनस है, ए निकल जाएगा, माइनस है और इंटीग्रेशन ऑफ -r², तो ये समझ रहे हो कितना होगा, ये -2 +1, ये प्लस हो जाएगा और ये r हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट अगर 0 टू r पुट करोगे तो ये आंसर होगा, है ना। -2 + 1 ये आता है तुम्हें इंटीग्रेशन, -2 + 1 ये है r⁻² + 1, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो -2 + 1 तो -2 + 1 है ना। तो ये इस यहाँ से 1/r आ जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो v तुम्हारा इतना हो गया। अब देखो r इसलिए लिया मैंने, अब अगर तुम्हें v@r1 निकालना है ना, तो a का वैल्यू तो गिवन है, मैंने कहा ये वैल्यू गिवन है, बुक में मिल रहा है तुम्हें। r का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए पहले वाला चार्ज के लिए जितना है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे r का वैल्यू। -9 लिखोगे, -9 नहीं लिखोगे, +9 ही लिखोगे, क्योंकि r का वैल्यू लिखना है तुम्हें, वेक्टर है नहीं, पोजीशन वेक्टर है नहीं, ठीक है, पोटेंशियल के लिए, ठीक है। फिर VR2 लिखोगे तो a वही वाला वैल्यू फिर से लिखोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे जब तुम टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें लिखना है तो Q1 गिवन है तुम्हें, V@r1, तो V@r1 के लिए तुम यहाँ पे r1 का वैल्यू, यहाँ पे r1 का वैल्यू लिखना है और a का वैल्यू गिवन है, Q1 बुक में मिल रहा है, प्लस Q2 गिवन है बुक में, V@r2, तो V के लिए a लिखोगे, नीचे r2 का वैल्यू लिखोगे, और ये वाला वैल्यू तो तुमने पहले ही निकाल के रखे हुए हो, क्लियर है। पहले क्वेश्चन में ये निकाल दिया तुमने, तो ये कर लेना तुम, ये तुम्हारा होमवर्क है, और मैच कर लेना, किताब में सॉल्व किया हुआ है, आंसर तुम्हें मिल जाएगा, तुम देख लेना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे बस तुम्हें ये बताया कि हाउ टू डू द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोसीजर एक्चुअली एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग। तो मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस करने वाले थे वो सब मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, तो आई होप कि तुम समझ के और कर पाओगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।